तो पता है कि 25% का मतलब 1/4 यानी कितना हो गया भाई 120 प्लस 150 यानी 9x/10 की वैल्यू 45, तो x की वैल्यू 9 से इसको कट करेंगे 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा भाई 50, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 50। मान लीजिए ले लिया हमने a प्लस बी, 44 के दो पार्ट करिए जिनको मल्टीप्लाई करके 144 आए और जिनका सम क्या आ जाए 25,000। तो आप सब लोग को पता है वो क्या होगा 16 इंटू 9 का डिफरेंस पूछा गया है, क्या हो जाएगा 7 आपका आंसर। क्लियर। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। मैं जितेश एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। बीच में कुछ दिन क्लासेस में गैप चली गई थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आपका पेपर कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। तो अभी तक मैंने सोचा था कि मैं 10 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, लेकिन हो सकता है कि हम उससे ज्यादा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लें जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं। तो आज हम लोग सिंपल पेपर का 5th पार्ट करेंगे। तो बिना टाइम बेकार किए हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग DI। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है कि 3/8 पार्ट ऑफ अ फील्ड यूज फॉर फिलिंग द एनिमल, यानी कोई फील्ड था उसका 3/8 पार्ट किसके लिए रख दिया गया एनिमल के लिए, एंड 3/5 पार्ट फॉर एग्रीकल्चर, और 3/5 पार्ट किसके लिए रख दिया गया एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा आपका क्या दिया हुआ है कि जो रिमेनिंग 20 हेक्टेयर्स है वो किसके लिए आपका फॉरेस्ट के लिए है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा का पूरा फील्ड कितना बड़ा था। देखिए कभी भी ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए, ये फ्रैक्शन का ही पार्ट है, तो यहां पे आपको टोटल वैल्यू एज्यूम करनी है। ऐसी वैल्यू एज्यूम करिए जो आपका 8 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? आपको ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है भाई जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो 8 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या हो गया 40 हो गया। मैंने मान लिया कि जो टोटल फील्ड था वो आपका कितना था 40 यूनिट्स का था। इसमें से 3/8 पार्ट, तो 3/8 पार्ट यानी कितना हो गया आपका 15 यूनिट्स किसके लिए चला गया एनिमल के लिए चला गया। क्लियर। 15 यूनिट्स किसके लिए चला गया एनिमल के लिए। एंड करा 3/5, रिमेनिंग वर्ड नहीं यूज किया, क्या करा 3/5 यानी इसी 40 का 3/5 यानी कितना 24 यूनिट किसके लिए चला गया भाई एग्रीकल्चर के लिए। तो आप देखें कि 15 पार्ट यहां पे यूज हो गया, 24 पार्ट यहां पे यूज हो गया, तो टोटल पार्ट कितना यूज हो गया 39। आपने एज्यूम कितना किया था 40, तो बचा कितना 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना बच रहा है भाई 20। तो आप कहोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 हेक्टेयर्स, तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 इंटू 20 दैट इज 800 हेक्टेयर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल फील्ड हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल था। कैसे करना था, आपको कह रहा था कि एक फील्ड है उसका 3/8 पार्ट कहीं यूज हुआ, 3/5 पार्ट कहीं यूज हुआ। हमने 8 और 5 का मल्टीपल ले लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो, कोई एक्स वक्स नहीं लेना है। हमने 8 और 5 का मल्टीपल यानी 40 ले लिया। इसका 3/8 पार्ट यानी 15 यूनिट, इसी का 3/5 पार्ट यानी 24 यूनिट। टोटल कितना यूज हो गया भाई 39, बचा कितना 1। अपनी वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू से क्या करना है कंपेयर। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 800। क्लियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो फ्रैक्शन बेस्ड था। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 25%, यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। लिखते हैं इसको 25% को आप क्या लिखते हैं 25/100 ऑफ 480 प्लस 30% ऑफ यानी 30/100 ऑफ 500 प्लस x% ऑफ 90 इक्वल टू 35% ऑफ
900। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको सॉल्व करना, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे देखिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आपको पता है कि 25% का मतलब 1/4 यानी कितना हो गया भाई 120 प्लस 150 प्लस ये जो भी वैल्यू है एज इट इज रहने देते हैं। इधर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया आपका प्लस x लिख लीजिए 9x/10 इक्वल टू 315। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 270 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 315 में से 270 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 45, यानी 9x/10 की वैल्यू 45, तो x की वैल्यू 9 से इसको कट करेंगे 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा भाई 50, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। क्लियर है? तो ये बात इतनी समझ में आई। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जिसमें हमने सारी वैल्यू दी गई थी, इसको बस सॉल्व किया और काम खत्म। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा मैन वाज टू सेल हिज होम थिएटर सिस्टम फॉर 4440, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है आपका 14400 है। करा इस कंडीशन में उसको 25% का क्या हो गया लॉस हो गया। तो अगर आपको किसी चीज पे 25% का लॉस होगा तो आप 25% नीचे बेचोगे, यानी कितने परसेंट पे बेचोगे 75% पे बेचोगे, यानी ये जो भी वैल्यू होगी वो कितने परसेंट की वैल्यू होगी भाई 75% की। क्लियर? करा वो चाहता है कि उसको 20% का क्या हो गेन हो। तो 20% आपको गेन हो, यानी कितने परसेंट पे 20% आपको ज्यादा चाहिए, तो 20% ज्यादा का मतलब आपसे वो 120% की वैल्यू पूछ रहा है। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको कैलकुलेट। 15 5 8 5 दूनी 10 5 8 40 5 8 40 जीरो मल्टीप्लाई कर ले 0 8 टाइम 64 8 टाइम 64 6 70 8 दूनी 16 और 7 23, यानी 23040 उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना, इस पे 25% लॉस हो रहा है। तो 25% लॉस का मतलब आर्टिकल कितने पे बेचा जाएगा 75% पे। तो ये जो वैल्यू है वो 75% की वैल्यू है, मुझे 20% का फायदा चाहिए, यानी कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए 120% की। तो इससे हमने इसको डिवाइड करना और 120 से सिंपल मल्टीप्लाई करना। तो सिंपल ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल वे में। अगला कह रहा सम ऑफ ₹5000 was deposited for 3 years at 10% per annum compounded annually, यानी जो प्रिंसिपल है मेरा वो क्या है 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 years and 3 years, यानी 2 साल और 3 साल का जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस बनाना। तो सिंपल स्ट्रक्चर बनाइए 3 साल का। 5000 10% यानी 500 500 500 50 100 5, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया फॉर 3 years। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया डिफरेंस, तो इस पार्ट का और इस पार्ट का डिफरेंस बाय डिफॉल्ट यही बना, यानी डिफरेंस कितना हो गया 605 रुपये। यही हमसे पूछा गया। जो ऑप्शन दिया गया वो गलत दिया गया, 80 पहले नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया। ये 605 आपका क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। सिंपल टाइपिंग मिस्टेक है, परेशान नहीं होना। ये सबको स्ट्रक्चर बनाना आता है कि इसका 10% 3 बार, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%। ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई कि 3 साल का, तो ये 3 साल का हो गया। फिर क्या पूछा है 2 साल का, ये 2 साल का हो गया। इनका डिफरेंस तो बाय डिफॉल्ट आपका यही बच गया, इसी को हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। एक तरीका ये था। दूसरा आपको पता है कि 3 साल और 2 साल का जो डिफरेंस होगा वो 3rd ईयर होगा। तो आप चाहो तो 3rd ईयर डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? 1st ईयर जो होता है वो इसका R% होता है, 2nd ईयर R% ज्यादा होता है और 3rd ईयर भी R% ज्यादा।
सॉरी, ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लिए। 3 0 2 1 3 0 1 2 3 1 2 3, 11 इंटू 11 121, 100 इंटू 21 इंटू 5 करेंगे, आ जाएगा आपका 605 रुपए। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 इयर्स और 2 इयर्स का जो डिफरेंस होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, थर्ड ईयर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर होता है वो प्रिंसिपल का R% होता है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से R% ज्यादा, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से R% ज्यादा, ऐसे ही फोर्थ ईयर थर्ड ईयर से R% ज्यादा। तो आप ऐसे भी यहां से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है, देखिए क्या कह रहा है। करा द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg, यानी क्लास में 40 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है भाई, 60 kg है। ठीक है, ये क्या हो गया, नंबर हो गया। आगे करा व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास द एवरेज वेट बिकम्स 64 kg, यानी 10 और नए बच्चे आ गए, उस कंडीशन में बच्चे कितने हो जाएंगे, 50। इनका जो एवरेज वेट अब हो रहा है वो कितना हो जा रहा है भाई, 64 kg हो जा रहा है। क्लियर? यानी पहले 40 बच्चे थे, उनका एवरेज कितना था, 60 था। अब 50 बच्चे हो गए, उनका एवरेज क्या है, 64 है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है, द एवरेज वेट बिकम, इफ द एवरेज वेट ऑफ 5 ऑफ न्यू स्टूडेंट, यानी ये जो 10 न्यू स्टूडेंट्स है इसमें से 5 का जो एवरेज है वो क्या है, 72 kg है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये बाकी के 5 का क्या होगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इसको एकदम बेसिक से करने के लिए, तो आप एकदम बेसिक से कैसे करेंगे कि पहले बच्चे कितने थे, 40, इनका एवरेज कितना था, 60। तो 40 बच्चों का जो सम होगा, जो शुरू में 40 थे, वो कितना हो जाएगा, आपको सिंपल पता है, नंबर और ये एवरेज, यानी 2400। ये मैं आपको बता रहा हूं एकदम बेसिक। ठीक है, अब बच्चे कितने हैं, 50, और इनका एवरेज कितना है, 64। तो 50 इंटू 64 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3200। आप सब लोग को पता है कि 40 बच्चों का सम कितना है, 2400। 50 बच्चों का सम कितना है, 32। तो जो 10 बच्चे हैं उनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 800, क्योंकि 2400 को जब आप 3200 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 800। क्लियर? अब उस 800 में इन 5 बच्चों का कितना है भाई, 72। तो 5 इंटू 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। क्लियर? तो इन बच्चों के हिस्से कितना चला गया, 440। 5 बच्चों का जो सम है वो 440 है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 88। ये वो तरीका रहा जो एकदम बेसिक है, जो आप सब लोग को आता है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो एवरेज मुझे गिवन था, 40 का एवरेज 60 यानी 2400, फिर 50 का एवरेज 64 यानी 3200। तो 40 लोग 2400 पे हैं और 50 लोग 3200 पे हैं, तो जो 10 एक्स्ट्रा हैं वो किस पे होंगे भाई, 800 पे होंगे। क्लियर हो गई बात? फिर इसमें से 5 जो है वो कितने पे हैं, 72 पे हैं, तो बाकी जो 5 है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जिसको हमने एकदम बेसिक से किया। आप चाहें तो इसमें शॉर्टकट भी सीख सकते हैं, बट उस शॉर्टकट के लिए आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं है कि कब कोई चीज बढ़ रही है, या डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा। तो जो बच्चे पंजाब का एग्जाम दे रहे हैं उनके पेपर में टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक से करिए, जहां गलत होने के चांसेस कम है। डेविएशन अगर आपने एवरेज बहुत अच्छा पढ़ा है या मेरी क्लासेस लगाए होंगे तो वहां पे मैंने डेविएशन से ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन कराए हैं। इसके अलावा जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस, हर जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें मैं आपको डेविएशन समझा दूंगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बेसिक से बहुत आसानी से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 25, यानी दो नंबर हैं जिनका सम क्या है भाई, 25। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, मान लीजिए ले लिया हमने a प्लस बी, करा एंड देयर प्रोडक्ट इज 144।
कह रहा द पोजीशन डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, यानी इन दो नंबर का डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। देखिए ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगे। आप क्या करेंगे, यहां से वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे, या यहां से उठा के इसमें पुट करेंगे। सिंपल हिट एंड ट्रायल करिए यार। दो नंबर का सम क्या है 25 और दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 144। तो 144 के दो पार्ट करिए, अगर आप वैल्यू भी पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट ही करते हैं। तो 144 के दो पार्ट करिए जिनको मल्टीप्लाई करके 144 आए और जिनका सम क्या आ जाए 25,000। तो आप सब लोगों को पता है वो क्या होगा 16 इंटू 9, 16 प्लस 9 25 और 16 9 144। इनका डिफरेंस पूछा गया है, क्या हो जाएगा 7 आपका आंसर। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला नंबर लेते हैं। करा 3 नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। करा 3 नंबर है जिनका प्रोपोर्शन क्या है 3:8:15। ठीक है। एंड देयर एलसीएम, इनका जो एलसीएम है वो क्या है 8280। फाइंड देयर एचसीएफ। आप सब लोग को पता होगा, अगर एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं आपसे 20 और 30, तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई 60 और इनका एचसीएफ क्या होगा 10। अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि इन नंबर से अगर आप एचसीएफ को बाहर कर देंगे या इनको सिंपलेस्ट कर देंगे तो ये रेशियो में बन जाएगा 2:3। देखिए बन गया 2:3। 10 से 2 टाइम्स में 10 से, यानी अगर कोई नंबर प्रोपोर्शन में है इसका मतलब उससे उसका क्या किया गया एचसीएफ बाहर किया गया है। एलसीएम कैसे आता, बचपन में आपको स्कूल में सिखाया गया होगा कि 2 इंटू 10 और 3 इंटू 10। बेटा जो कॉमन है उसको एक बार में लिख दो, बच गया उनको लिख दो। तो 2 3 जा 6 इंटू 10 क्या हो गया 60। यानी अगर मेरे पास 60 गिवन है और ये नंबर गिवन है तो मैं एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। मुझे पता है कि यहां भी एचसीएफ है, यहां भी एचसीएफ है, तो मैं इससे इस नंबर को कट करूंगा, कितना आ जाएगा 30। फिर इससे कट करूंगा, कितना आ जाएगा 10। तो डेफिनेटली 10 मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। यानी इन सब से इसका एचसीएफ निकाला गया है, लेकिन एलसीएम में एचसीएफ एक ही बार होता है। तो ये मेरा क्या है एलसीएम है। अगर मैं इन सब से इसको कट करूंगा तो जो बचेगा वो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या बच जाएगा एचसीएफ बच जाएगा। तो करते हैं इनको 2760, 8 3 24, 3 6, 8 4 32, 8 5 40, 15 दूनी 30, 15 3 45। कुछ गलत हो गया, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, 8 3 24, 3 6, 8 4 32, 5 23 आ गया। हाँ ये, और आपसे पूछा क्या गया व्हाट इज देयर एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 23। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया कि जब किसी भी नंबर से उसका एचसीएफ बाहर कर लिया जाता है तो वो नंबर किस में आ जाता है रेशियो में आ जाता है। जो एलसीएम है वो क्या होता है ये रेशियो इनटू एचसीएफ होता है। तो जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या बच जाएगा एचसीएफ बच जाएगा। यहां पे मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बार वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। मैंने बताया था कि हर तरह के क्वेश्चन को हमें ट्राई करना है। तो 22.4 पे बार है, वन टाइम सिर्फ 4 है, तो ये बार का मतलब होता है ये नंबर बार बार चलता रहेगा ऐसे। ठीक है। और इसके साथ ऐड करना है 11.567 और यहां पे ध्यान से देखें तो बार किस पे है 6 7 पे। तो ये 6 7 बार बार चलता रहेगा। इनको क्या करना है ऐड करना, ऐड कर लीजिए। तो 7 4 11, 6 4 10, 1 11, 7 4 11, 1 12, 6 4 10, 1 11, 7 4 11, 1 12, 6 4 10, 1 11, 5 4 9, 1 10, 2 1 3 1 4 3, 34 पॉइंट ये चल रहा है 0 1 2 1 2 1 2 1 1 ऐसे चलता जा रहा है। यानी ये जो ऐड करके नंबर आया मेरे पास वो क्या आ रहा है 34.01212 1। तो
तो आप ध्यान से देखिए 1 1 ये नंबर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक बार और नंबर लिखता तो ये भी मेरा क्या बन जाता, 1 2 बन जाता। जैसे यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 7 होता, फिर इसको ऐड करता, जैसे देखिए तो 4 7 11, 4 7 11 12 यानी 1 हो जाता। फिर यहाँ पे नंबर होता तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या होती, 6 होता है, 6 4 10। तो ये मुझे पता है कि ये 1 2 1 2 चलता जाएगा। तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, 34.0 1 2 1 2 रिपीट में हो रहा है, तो 1 2 पे क्या हो जाएगा 12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके भी ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो इसका सम क्या हो जाएगा आपका 34.0 और 1 2 पे 12। तो ऐसे क्वेश्चन प्लस में भी आते हैं, माइनस में भी आते हैं, तो आपको इनको सिंपल ऐसे करके और उसके बाद से क्या कर लेना है, इनको ऐड कर लेना है। अगला प्रश्न लेते हैं। करा वॉल ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर। एक दीवार है, ठीक है, यहां भी ऑप्शन गलत आ गए हैं, सेम चीज, ठीक है। करा एक दीवार दिया गया है 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर की, यानी कोई भी दीवार होगी तो वो 3D स्ट्रक्चर होगा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 12 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 30, ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर में। ये क्या हो गया, वॉल का वॉल्यूम हो गया। करेक्ट, हाउ मेनी ब्रिक्स आर द सेम साइज ऑफ लेंथ 24 इंटू 18 इंटू 15। तो आपको पता है कि ब्रिक्स से ही क्या बनती है, दीवार बनती है। तो जो दीवार का वॉल्यूम होगा वही ब्रिक्स का वॉल्यूम होगा। अब उसमें मल्टीपल ब्रिक्स होंगे, तो हमने ले लिया n। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, इधर ये किस में था, मीटर में था। तो मैं चाहूं तो जो दीवार वाला पार्ट है उसको मैं कर देता हूं सेंटीमीटर में। तो ये 1200 हो गया, ये 900 हो गया, और ये अपने आप में सेंटीमीटर में था। और यहां से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो कहते हैं जो कटने वाला उसको काट दीजिए। 24 पंजे 120, 50, 18 पंजे 90, 15 दूनी 30, यानी टोटल जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे वो आ जाएंगे 5000। तो यही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी भी ब्रिक्स की वॉल्यूम होगी वही आपका क्या होगा, वॉल का वॉल्यूम होगा। वॉल भी आपका एक क्यूबॉइड है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ब्रिक्स भी आपका क्यूबॉइड है, तो क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इधर ये मल्टीपल है, तो मैंने नंबर इनका क्या मान लिया, n। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 10 माइनस 2 रूट 21। इसका सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसका बेसिक एकदम देखिए, वैसे करेंगे बहुत लंबा होगा, कुछ नहीं करना होता है। इसके 2 पार्ट करने होते हैं, यहाँ पे 2 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। इसके 2 ऐसे पार्ट करिए जिनसे 10 आ जाए। बड़े पार्ट को पहले रखना है, तो आप कहेंगे 7 और 3। 7 प्लस 3 क्या हो गया 10, और 7 इंटू 3 दोनों पे रूट लगा दीजिए, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ये आपका सबसे आसान तरीका है। ऐसे ही इसको 15 के 2 पार्ट करिए जिनसे 8 आ जाए। आपको पता है 5 और 3, 5 3 या 15, दोनों पे रूट लगा दीजिए, बीच में क्या है प्लस है। जब इनको प्लस करेंगे तो आपको पता है √3 से √3 कैंसल। फाइनली आपके आंसर में क्या बच जाएगा, √7 प्लस √5। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को करने का, बाकी आप करेंगे तो आइडेंटिटी पढ़ते रह जाएंगे, आपका सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसका बेसिक क्या है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। 21 के 2 पार्ट करिए, 7 और 3 कहानी खत्म। माइनस है, माइनस लगाइए, प्लस है, प्लस लगाइए। चलिए अब इसके बाद से ये जो सारे क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं हमारे किसके थे, अर्थमेटिक के थे। मैंने बताया था कि पंजाब के पेपर में डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर सेक्शन में हम लोग 5 क्वेश्चन डीआई के करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी है आपका बार ग्राफ लिया हुआ, पढ़ते हैं क्या है। द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनी। 5 कंपनी हैं जिनके डिमांड और प्रोडक्शन को दिया गया, यानी जो ब्लू वाला ग्राफ है वो क्या है, डिमांड है, और ये इनका क्या है, प्रोडक्शन है। अलग अलग कंपनी का दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा गया है। कदा इफ कंपनी ए डिजायर टू मीट द डिमांड बाय परचेजिंग सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, देन द मोस्ट सुटेबल कंपनी इज, ठीक है।
क्या कह रहा है देखिए कि इफ कंपनी ए डिजायर टू मीट, कंपनी ए है, अब देखिए इसकी डिमांड जो है वो कितनी है 3000 है और इसका प्रोडक्शन कितना है 1500 है, तो इसको जरूरत कितने की है 1500 की है। समझ में आ रही बात? इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है अपनी 1500 की। कह रहा है कि ये चाहता है कि किसी दूसरी कंपनी से, जैसे मान लीजिए आपकी भी एक कंपनी है, सामने वाले की भी एक कंपनी है, आपके पास प्रोडक्शन की कमी है, सामने वाले के पास सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि उसके पास डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, डिमांड थी 100 की, प्रोडक्शन हो गया 200 का, तो 100 उसके पास क्या है सरप्लस है। तो इसके पास कमी है और दूसरे के पास सरप्लस है, तो ये चाहता है किसी से परचेज कर ले। तो कह रहा है कौन सी कंपनी उसके लिए सुटेबल होगी। जैसे पहला ऑप्शन दिया है कंपनी सी, देखते हैं। तो कंपनी सी तो बेचारा कभी हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसकी खुद की डिमांड ज्यादा और प्रोडक्शन कम है, यानी ये ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही कैंसिल हो गया बिना किसी मेहनत के। डी की बात करें तो डी के पास चांसेज है कि इसकी डिमांड कम है और प्रोडक्शन क्या है ज्यादा है, तो डी के पास चांसेज है। अगर मैं ई की बात करूं तो ई को ध्यान से देखिए, ई की भी डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, यानी ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब हम बात करते हैं बी की, तो बी की भी डिमांड कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है, यानी ये भी मेरे ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन मुझे सरप्लस कितना चाहिए 1500 चाहिए, तो सामने वाले के पास 1500 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। आप देखिए इसकी खुद की डिमांड 500 से ज्यादा है थोड़ी सी, और प्रोडक्शन जो है वो 1500 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये तो 1500 को फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर ये 1500 ही होता तो कम से कम इसके पास 2000 का प्रोडक्शन होना चाहिए, तब ये 1500 दे पाता। तो ये भी बिना सॉल्व किए मुझे पता चल गया कि मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। अगर मैं इससे परचेज करता हूं एज ए कंपनी ए, तो मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं किसके पास जाऊंगा, डी के पास जाऊंगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा फुलफिल करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ये नहीं कि प्लस माइनस में बिजी होगा, अच्छा इसका ये है उसका ये, ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, करा फाइंड x% इफ x% ऑफ डिमांड फॉर कंपनी सी, डिमांड फॉर कंपनी सी, कंपनी सी की जो डिमांड है वो कितनी है भाई 2500 है। कह रहा है इसके 25% 2500 का, कह रहा है इफ x% ऑफ डिमांड फॉर कंपनी सी का x% इक्वल टू डिमांड फॉर कंपनी बी, इक्वल टू डिमांड फॉर कंपनी बी, ये कंपनी बी के डिमांड के इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट हम इसको 600 लेके सॉल्व कर लेते हैं। एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता चल रहा है, जब आप पेपर में जाएंगे तो ये वैल्यू प्रॉपर क्लियर दी होगी। यहाँ पे हम 600 एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है 600 है, 25 से 600 को कट करेंगे क्या आ जाएगा आपका 24, यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 24। ये कह रहा है सिंपल कि x% डिमांड फॉर कंपनी सी, तो कंपनी सी में ये था, इसका x% इसका डिमांड के इक्वल है, बस कहानी खत्म। अगला प्रश्न कह रहा इफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी इज h टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, कह रहा इफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी, तो ये देखिए 2500 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 3000 है, तो हम इसको 2700 मान लेते हैं रफली, 2600 2700 2800 2900 और 300। कह रहा है if the production of company D, production of company D is h times of the production of company A, कंपनी A का प्रोडक्शन कितना है भाई 1500। कह रहा है ये इसका h टाइम है, h की वैल्यू निकालनी है, तो 15 से 15 कट गया 3 9 3 5, तो जो h की वैल्यू होगी वो 9/5 यानी 1.8 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ था नहीं, मैंने पहले ही बताया कि डीआई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बस आपको समझ में आना चाहिए, जो कह रहा है उसको लिखते जाइए, अपने आप आपका आंसर आता जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, करा द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। करा द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड, तो पहले डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3600 3600 2500 सबको ऐड कर लीजिए, या ऐसे बड़ी वैल्यू को एक बार में उठा लीजिए। जैसे देखिए 3003 प्लस या 30 प्लस 5 35 35 प्लस
सॉरी 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 25 आपका हो गया 61, 61 प्लस 12 73, 73 प्लस 33, यानी ये बन गया आपका 10600। ये हमारा क्या हो गया, आपका डिमांड हो गया। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 15, 18, 33, 33, 10, 43, 43 और 27, 70, 70 और 22, 72। ठीक है, करा इनका एवरेज निकाल के डिफरेंस निकालिए या डिफरेंस का एवरेज निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 28 और 6 कितना हो गया आपका 3400, 2800 इधर है 600 इधर। क्या पूछा गया, इसका एवरेज कितने से डिवाइड करना है भाई, 5 से, 5 6 30, 5 8 40, 680 पूछा क्या गया। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। एक बार और चेक कर लेते हैं, 30 6 36, 25 61, 2 63, 10 73, 73 और 30 106। ठीक है, प्रोडक्शन 1500, 1800, 3300, 10 43 और 7 50 20 70 और 22, 70 और 22, 92 आएगा यहाँ पे। तो 92 आएगा तो ये हो जाएगा 2400 यानी x। इसमें एक्चुअल में देखिए क्या हो रहा है दिक्कत कि जो ये वैल्यू है ना यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ में नहीं आया, तो हम एक रफली ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूं किसका पूछा गया, डिमांड, तो डिमांड हो गया आपका 3000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 2500, यहाँ पे 1200, अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 1200, और वहां पे आपका आ गया 3300। ये हमारा हो गया डिमांड। 0 0 3 2 5 5 10 6 16, 3 1 4 1 5 2 7 3 10, यानी ये आ गया 10600। ये हो गया हमारी डिमांड। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। 1500, अगले का कितना है भाई 1800, फिर इसका 1000, फिर इसका 2700 और लास्ट वाले का ले लीजिए आप 2200। ये भी 0 0 2 7 9 5 14 8 22 2 3 6 3 9 9200 करा। इनका एवरेज तो आप क्या करिए, इनको डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 8 और 6 कितना हो गया 1400। टोटल कितनी कंपनी है 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 280। क्लियर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपके पेपर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पे एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी वैल्यू दी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटेशनल एरर कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चली है, तो हम एक रफली गेस करके सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ भी एवरेज निकालते हैं, यहाँ भी एवरेज निकालते हैं। आप दोनों का डिफरेंस का डायरेक्ट एवरेज निकाल लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। करा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनी हैविंग मोर देन डिमांड to those having more production than demand is. करा the ratio of the number of company having more demand to those having more production than demand। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे कंपनी बताओ जिनका डिमांड ज्यादा है किससे, प्रोडक्शन से, और जिनका प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से। तो पहले में बताना जिनका डिमांड ज्यादा हो प्रोडक्शन से, यानी कि एक कंपनी, डिमांड ज्यादा हो 2 कंपनी, डिमांड ज्यादा हो 3 कंपनी। तो 3 कंपनी ऐसी हैं, तो जो बच गई वो कितनी हो जाएंगी 2 कंपनी। पढ़ने में गलती नहीं करना है। क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनी हैविंग मोर डिमांड हो गया 2 का मतलब क्या होता है भाई रेशियो। दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन, तो ये देन पहले वाले के लिए आएगा, तो डिमांड ज्यादा होना चाहिए किससे, प्रोडक्शन से। तो डिमांड ज्यादा कितनी कंपनी 3 कंपनी, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे में कितनी आ जाएंगी 2 कंपनी। क्लियर। तो ये आपका एक सेशन था जिसमें हमने 15 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेवेंट क्वेश्चन है। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।